नमस्कार दोस्तों, सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हमने एक आपको वीडियो दिया था निवेश प्लस, जिसमें हमने चर्चा की थी प्लान के फीचर्स के विषय में, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं एवं उसमें फंड टाइप के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम लेके आए हैं उसका दूसरा पार्ट, जिसमें हम चर्चा करेंगे चार्जेस, डिसकंटिन्यू फंड, सरेंडर और पार्सल विड्रॉल की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया वीडियो निवेश प्लस पार्ट 2। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी एक गुजारिश है, यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सामने बेल बटन है उसको दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं। आप उनको देख करके अपना ज्ञानवर्धन करें और मार्केट में निकल करके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले मेरी एक और गुजारिश है आपसे कि अभी तक यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 देखने से पहले निवेश प्लस का पार्ट 1 अवश्य देख लें, क्योंकि इस प्लान को समझने के लिए पार्ट 1 देखना अनिवार्य है, जिसका लिंक मैंने इस के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उसको देख करके फिर पार्ट 2 देखें, प्लान आपको समझ में आ जाएगा। प्लान बहुत बढ़िया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्लान LIC निवेश प्लस प्लान नंबर 849। इस प्लान का आज हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं। दूसरा पार्ट में हम चार्जेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जेस, डिसकंटिन्यू फंड, पार्सल विड्रॉल और सरेंडर और इसके बारे में कहाँ कहाँ इसको बेचा जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि इसमें चार्जेस और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो पहले तो देखते हैं चार्जेस कितने कितने। एक तो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं, पार्सल विड्रॉ चार्जेस हैं, टैक्स चार्जेस हैं, मिसलेनियस चार्जेस हैं, मोबिलिटी चार्जेस हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्जेस हैं, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस और डिसकंटिन्यूअस चार्जेस। तो एक 1 बाय 1 चार्जेस के बारे में और इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, सबसे पहला है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस एंड अदर चार्जेस। प्रीमियम एलोकेशन क्या है? जो सिंगल प्रीमियम, जैसा कि बताया कि मिनिमम में 1 लाख रुपए जमा होगा और उसके बाद मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी धारक जो जमा करेगा उसका मात्र 3.30% एलोकेशन चार्जेस काट लिए जाएंगे सिंगल टाइम, केवल एक बार। और जो पैसा बचेगा उस पैसे को, जो उस दिन की जो यूनिट की वैल्यू होगी, उस हिसाब से उसमें जितनी यूनिट आएंगी वो यूनिट पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। दूसरा है पार्सल विड्रॉ चार्जेस। पार्सल विड्रॉ जैसे कि अभी हम चर्चा करेंगे कि 5 साल के बाद कभी भी कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके जो चार्जेस हैं वो फ्लैट, एक बार जो पार्सल विड्रॉ करेंगे उसका मात्र 100 रुपये चार्जेस कटेगा और ये यूनिट को कैंसिल करके लिया जाएगा। टैक्सेस चार्जेस में टैक्स का एज पर गवर्नमेंट लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी टैक्सेस के लॉ बनाएगी वो इस पॉलिसी पर समय समय पर जो भी लॉ होगा, चाहे वो GST का हो या जो भी हो, वो इसमें पॉलिसी में मान्य होंगे। मिसलेनियस चार्जेस में केवल एक चार्जेस जो एक्शन बेनिफिट राइडर, जैसे कि हम कोई पॉलिसी बच्चों को देते हैं और क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे, ये पॉलिसी जो है 90 दिन के बच्चे की हो जाती है तो उसे वहाँ पर एक्सीडेंट बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो बच्चा एक्सीडेंट बेनिफिट ले सकता है। तो वहाँ पर जब भी एक्सीडेंटल बेनिफिट लेगा तो वहाँ पर 100 रुपये चार्जेस लगेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों मोर्टेलिटी चार्जेस और एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्जेस। और मोर्टेलिटी चार्जेस को समझने से पहले, मोर्टेलिटी चार्जेस होता क्या है? वो इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है और इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है वो साल में, पूरे के साल में जितनी इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है उसको 12 महीने में डिवाइड कर देते हैं। और 12 महीने में डिवाइड करके महीने की पहली तारीख को जो चार्जेस उसका 12 महीने का डिवाइड हो क्या है, मान लीजिए साल के चार्जेस 120 रुपये हैं तो उसमें से 12 महीने में से 12 से डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपये आएगा। तो 10 रुपये की यूनिट
कैंसिल करके हर महीने की पहली तारीख को ये चार्जेस वसूले जाते हैं। ये तो रहा फ्रीक्वेंसी। अब होते कितने हैं ये डिपेंड करता है दोस्तों कि सम एट रिस्क के पॉलिसी में इस समय रिस्क कवर कितना है। और रिस्क कवर सम एट रिस्क जानने के लिए डिफरेंस होता है बिटवीन द सम एश्योर्ड एंड जो फंड वैल्यू है उस समय। जो फंड वैल्यू है जो समय एश्योर्ड है, समय एश्योर्ड इसमें दो ऑप्शन में है। जैसे कि आप जानते हैं कि समय एश्योर्ड पहले ऑप्शन में क्या है कि केवल 1.25 गुना है और दूसरे ऑप्शन में 10 गुना है। तो 1.25 गुना तो वहाँ पे तो केवल जो डिफरेंस होगा समय एश्योर्ड में और फंड वैल्यू में वो ही कटेगा। लेकिन जहाँ 10 गुना होता है वहाँ पर मान लीजिए 1 लाख प्रीमियम का बीमा लिया तो उसका 10 गुना 10 लाख रुपए का रिस्क कवर हो गया। तो 10 लाख में से 1 लाख की जो फंड वैल्यू उस समय बन रही होगी, मान लीजिए 97,000 98,000 एलोकेशन चार्जेस काटने के बाद में, तो वो जो बाकी बचा हुआ पैसा होगा जैसे 9 लाख 3,000 9 लाख 4,000 9 लाख 5,000 जो भी बचता है, तो वो जो पैसा होगा ये होता है सम एट रिस्क। तो सम एट रिस्क के हिसाब से ही मोर्टेलिटी चार्जेस लगते हैं। और इसमें अगर फंड वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए कि जैसे कि 1.25 गुना रिस्क कवर लिया और 1.25 गुना रिस्क कवर के बाद में फंड वैल्यू मान लीजिए उसकी 1.5 लाख हो गई, तो यहाँ पर रिस्क कवर ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर मोर्टेलिटी चार्जेस भी डिडक्ट नहीं होते हैं। जहाँ तक एक्शन बेनिफिट का सवाल है, एक और चीज़ है कि जहाँ पर 8 साल से छोटे बच्चे का या 2 साल पॉलिसी नहीं चली है उस समय भी रिस्क कवर नहीं होता, तो वहाँ पर भी यहाँ पर भी कोई चार्जेस मोर्टेलिटी के नहीं चेक करते हैं। और एक्सीडेंटल का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर मात्र 40 पैसे पर 1000 कटता है। ठीक है, अब आती है दोस्तों बात चार्जेस की। जैसे इसमें देखो सबसे बढ़िया क्या बात है कि कोई भी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में LIC नहीं लेती है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लेती है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस फ्री हैं। स्विचिंग चार्जेस में 4 बार स्विचेस फ्री हैं, उसके बाद हर स्विच पे 100 रुपये। जैसे मैंने बताया था, इस पर ड्राइविंग सीट पे हमारा पॉलिसी होल्डर बैठे हुए हैं, वो जब चाहें अपने फंड को एक फंड से दूसरे फंड में ले जा सकते हैं। मैंने चर्चा भी की थी कि हमारे 4 फंड होते हैं, बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड एंड ग्रोथ फंड। इनमें से हमारा पॉलिसी धारक एक फंड से लेकर के दूसरे फंड में कभी भी ले जा सकता है, जैसा कि मार्केट ग्रो कर मार्केट रन करता है उसी हिसाब से। मार्केट डाउन होता है तो स्विच करके बॉन्ड फंड में ले जा सकते हैं, सिक्योर में ले जा सकते हैं। मार्केट अप हो रहा है तो उसको ग्रोथ फंड में ला सकते हैं। तो ऐसे चेंज कर सकते हैं हमारे ग्राहक, और उसमें 4 बार वो साल में फ्री करेंगे। लेकिन अगर 5वीं बार भी वो कर सकते हैं, 6ठी बार भी कर सकते हैं, 7वीं बार भी कर सकते हैं, लेकिन जितने बार भी करेंगे उसका 4 से ऊपर 100 रुपये पर स्विच का चार्जेस लगेगा। फंड मैनेजमेंट चार्जेस इसमें मात्र 1.31 रुपये 35 पैसे पर एनम, ₹1.35, और वो सभी फंड के लिए, चाहे वो बॉन्ड फंड हो, चाहे वो सिक्योर फंड हो, चाहे वो बैलेंस फंड हो, और चाहे वो ग्रोथ फंड हो। इसके अलावा एक और फंड है जो डिसकंटिन्यूड फंड है, उसके लिए केवल 50 पैसा पर एनम परसेंट पर एनम 0.5% पर एनम चार्जेस लगते हैं डिसकंटिन्यू फंड में। दोस्तों अब और जैसे डिसकंटिन्यू चार्जेस हैं, मान लीजिए कि कोई भी पॉलिसी धारक 5 साल से पहले पॉलिसी को सरेंडर के लिए अप्लाई कर देता है, तो जैसा कि आप जानते हो कि 5 साल तो लॉकिंग पीरियड होता है, उसमें कोई पेमेंट हो नहीं सकता। तो LIC क्या करती है कि उसमें से डिसकंटिन्यू चार्जेस काटती है और डिसकंटिन्यू चार्जेस काट करके उसको डिसकंटिन्यू फंड में डाल देती है। तो इसके लिए अगर 1 साल पॉलिसी चली है तो जो भी सिंगल प्रीमियम है उसका 2% या मैक्सिमम 3,000 रुपये, और वो भी उन पॉलिसियों के लिए जिनका प्रीमियम सिंगल प्रीमियम 3 लाख से कम है। और अगर 3 लाख से ऊपर है तो केवल 1% या 1% ऑफ सिंगल प्रीमियम, या जो 6,000 रुपये मैक्सिमम, इससे कम ही कम है। यानी कि सिंगल प्रीमियम अगर 3 लाख है और उसका 1% अगर 3,000 बैठेगा तो केवल 3,000 कटेंगे। अगर मान लीजिए सिंगल प्रीमियम 10 लाख है, उसका 1% 10,000 बैठेगा तो वहाँ 10,000 नहीं कटेगा, वहाँ कितना कटेगा, मात्र 6,000 रुपये।
इसी तरह से यदि 2 साल पॉलिसी चल गई है तो 1.50% है सिंगल प्रीमियम का और मैक्सिमम 2,000 रुपये है, और अगर 3 लाख से ऊपर है तो 0.7% है और मैक्सिमम 5,000 रुपये है। ऐसे 3 साल चल गई तो जैसे जैसे पॉलिसी आगे चलती चली जाती है आप देख रहे हैं कि चार्जेस भी कम होते चले जाते हैं। अगर 3 साल चल चुकी है तो 1% ऑफ सिंगल प्रीमियम और 1,500 रुपये, इनमें से जो भी कम होगा। और अगर 3 लाख से ऊपर है तो केवल 0.5% ऑफ द सिंगल प्रीमियम और 4,000 रुपये यदि 3 साल चल चुकी है और 3 लाख से ऊपर की पॉलिसी है। 4 साल के बाद में अगर कोई डिसकंटिन्यू की बात आती है तो वहाँ चार्जेस होंगे केवल 0.5% सिंगल प्रीमियम के या अधिकतम 1,000 रुपये। ये हुआ 3 लाख से यदि कम प्रीमियम की पॉलिसी होगी तो। और अगर 3 लाख से ज़्यादा प्रीमियम की पॉलिसी होगी तो केवल 0.35% और मैक्सिमम 2,000 रुपये, और 5 साल या 5 साल के बाद में कोई भी चार्जेस नहीं करते हैं। अब आती है दोस्तों पार्शियल विथड्रॉल की, क्योंकि इस पॉलिसी में एक ऐसी बहुत बड़ी सुविधा है कि आप जब भी आपको 5 साल के बाद पैसे की आवश्यकता महसूस हो रही है तो आप उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पॉलिसी को पार्शियल विथड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विथड्रॉ करने के लिए इसमें यह है कि एक तो पॉलिसी पूरे 5 साल चल चुकी हो, दूसरा जब आप पार्शियल विथड्रॉ करेंगे तो जो यूनिट की जो फंड वैल्यू है वो पार्शियल विथड्रॉ के बाद भी कम से कम उसकी जो एक सिंगल पूरी की पूरी प्रीमियम है, जो उसकी प्रीमियम है जो बेसिकली शुरू में जमा की थी, उतनी वैल्यू उसके अकाउंट में जरूर रहनी चाहिए। और ये मैक्सिमम कितना पार्शियल विथड्रॉ कर सकते हैं परसेंटेज में, टाइम पे डिफर कर रहा है। अब मान लीजिए 6 साल से लेके 10 साल के बीच में यदि पॉलिसी को पार्शियल विथड्रॉ किया जा रहा था, इसमें जो भी फंड वैल्यू होगी उसको 15% तक निकाल सकते हैं जब, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि 15% निकालने के बाद में जो सिंगल प्रीमियम है वो सिंगल प्रीमियम के बराबर फंड वैल्यू उसमें रहनी आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी सिंगल प्रीमियम है और उसकी फंड वैल्यू मान लीजिए 10 साल के बाद में मान लीजिए 20 लाख रुपए होगी, तो 20 लाख रुपए का जो 15% है वो हो गया कितना, 3 लाख रुपए। जो 3 लाख रुपए तो अच्छा, उसकी सिंगल प्रीमियम कितनी थी, पूरी की पूरी 10 लाख रुपए, तो ये यहाँ पर 3 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। और यदि दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि मान लीजिए कि सिंगल प्रीमियम 3 लाख था, उसका 15% कितना बैठ गया, 15 थी 45, और उस समय जिस समय ये सरेंडर जो पार्शियल विथड्रॉ आ रहा है उस समय मान लीजिए उसकी फंड वैल्यू है 3,35,000। तो यहाँ पर 45 नहीं मिलेंगे, केवल 35 मिलेंगे, क्योंकि 3 लाख रुपए का जो प्रीमियम है इतना फंड वैल्यू उसमें रहनी चाहिए। ऐसे 11 से 15 के बीच में यदि पार्शियल विथड्रॉ करते हैं तो जो फंड वैल्यू आ रही है उसका 20% कर सकते हैं। 16 से 20 के बीच में टर्म है तो उसकी पॉलिसी ईयर है, तो उसके बाद अगर पार्शियल विथड्रॉ करते हैं तो 25% फंड वैल्यू का ले सकते हैं, और 21 से लेकर के 25 साल अगर पॉलिसी को हो गए हैं तो उसमें 30% जो फंड वैल्यू आ रही है उसका अमाउंट ले सकते हैं। अब आती है दोस्तों डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी बंदा 5 साल की पॉलिसी का टर्म पूरा होने से पहले अगर सरेंडर के लिए अप्लाई कर देता है तो सरेंडर के लिए अप्लाई करने के बाद में, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसमें लॉक इन पीरियड है 5 साल, 5 साल से पहले पैसा कस्टमर नहीं ले सकता। अब पॉलिसी के लिए सरेंडर के लिए अप्लाई कर दिया, हमने पॉलिसी को सरेंडर मान लिया, तो ऐसी स्थिति में वो जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है डिसकंटिन्यू फंड में, और डिसकंटिन्यू फंड में ट्रांसफ़र होने से पहले उसके जो डिसकंटिन्यू चार्जेस जो हमने अभी चर्चा की थी वो उसमें से काट लिए जाते हैं। अब डिसकंटिन्यू फंड का जो पैटर्न होता है, डिसकंटिन्यू फंड होता क्या है, डिसकंटिन्यू जैसे कि वहाँ मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड फंड है, उसमें गवर्नमेंट गारंटीज में और मनी मार्केट में रहता है पैसा, उसी तरह से डिसकंटिन्यू फंड भी हमारा एकदम सिक्योर हो जाता है। इसमें मनी मार्केट इंस्टीट्यूमेंट में 40% तक पैसा रह सकता है 0% से, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 60% से लेके 100%, ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी रह सकता है
और या उसमें से मैक्सिमम 40% पैसा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में भी लगा सकते हैं। तो जिसका फंड मैनेजमेंट चार्जेस मैंने आपको बताया था 0.50% ऑफ द फंड वैल्यू ये करता है। अब आती है बात दोस्तों पॉलिसी सरेंडर की। सरेंडर पॉलिसी यदि विद इन 5 ईयर अप्लाई कर दिया लॉक इन पीरियड के अंदर तो जैसा आपको बताया कि यूनिट जो कि फंड वैल्यू है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी जो भी डिसकंटिन्यू चार्जेस काटने के बाद में डिसकंटिन्यू फंड में, और उसमें पड़ा रहेगा। जैसे 5 साल पूरा हो जाएगा बंदा उस पैसे को ले सकता है, लेकिन 5 साल से पहले पैसा नहीं मिलेगा। और यदि 5 साल पूरे हो गए तो जो भी फंड वैल्यू बन रही होगी उस समय सरेंडर के समय वो पेमेंट कर दी जाएगी। और ये जो फीचर है इस पॉलिसी का, ये एक अपने आप में एक बहुत अनूठा फीचर है कि 5 साल के बाद अभी क्या है, अब यहाँ हम थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे कि कहाँ इस पॉलिसी को सेल किया जा सकता है। देखिए, एक तो वो लोग जो यूनिट या म्यूचुअल फंड में या इस तरह से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको ये पॉलिसी बहुत सूट करेगी, क्योंकि यहाँ जैसे कि देखा आपने चार्जेस बहुत कम हैं। चार्जेस के नाम पर केवल फंड मैनेजमेंट चार्जेस 1.35% और एलोकेशन चार्जेस 3.3% के अलावा बाकी चार्जेस तो यदि आप सर्विस लेंगे तो देने पड़ेंगे, नहीं लेंगे तो उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चार्जेस हैं बहुत कम हैं। तो एक तो ये फ़ायदा रहेगा कि जो लोग म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि हमारी जितनी भी कन्वेंशनल प्लान है वो सभी के सभी 10 साल के टर्म से ऊपर ही ऊपर है। यानी कि हमारे आधार स्तंभ को अगर 10 साल की मान लें, उसके ऊपर एंडोमेंट हमारी पॉलिसी 12 साल की है, उससे ऊपर जीवनानंद हमारी 15 साल की से स्टार्ट होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम किसी भावी ग्राहक के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई आपको ये बच्चा बड़ा हो रहा है, इसके लिए कुछ ले लीजिए, तो वो कहते हैं नहीं भाई हमें तो अब इसका आज 18-19 साल की एज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल के 6 साल के बाद 7 साल के बाद शादी करनी है। इतने टर्म का यदि आपके पास कोई प्लान हो तो बताइए। हम कहते हैं नहीं इतने टर्म का तो हमारे पास कोई प्लान है नहीं। तो वहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर हम इस प्लान को दे सकते हैं कि इसमें क्या है कि 5 साल के बाद कभी भी इसको विड्रॉल किया जा सकता है, पार्शियल विड्रॉल भी किया जा सकता है और टोटल विड्रॉल भी किया जा सकता है। तो अगर हमें कम पैसे की आवश्यकता है तो पार्शियल विड्रॉ कर लें, अगर ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है तो सारा विड्रॉ भी कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई कन्वेंशनल प्लान में तो पैसा का सारा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रहता है, तो यहाँ तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ अब आप पैसा अपने ग्राहक को ये समझाएंगे कि यहाँ अगर आप पैसा बॉन्ड फंड में रखेंगे तो जैसा कि बॉन्ड फंड का स्ट्रक्चर आपने देखा कि यहाँ पर केवल 60% तक जो गवर्नमेंट गारंटीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रहेगा, 40% तक मनी मार्केट में जा सकता है। तो ये जो पैसा है ये भी एज फार एज जैसे कि कन्वेंशनल प्लान होते हैं उसी तरह का इन्वेस्टमेंट है। यदि आप शेयर से लिंक नहीं चाहते हैं तो बॉन्ड फंड लें और 5 साल के बाद कभी भी पैसा ले सकते हैं, जस्ट लाइक ए एंडोमेंट प्लान, और फुल वैल्यू ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसका जो बहुत सारे लोग जो है एंडोमेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट पैटर्न तो वो बॉन्ड फंड को ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा एक और चीज़ इसमें खास बात क्या है कि बहुत सारे लोग जो रिस्क कवर बहुत कम चाहते हैं। भाई हमें तो रिटर्न ज़्यादा चाहिए, क्योंकि रिस्क कवर ज़्यादा होगा तो मोर्टेलिटी चार्जेस कटेंगे। लेकिन अगर रिस्क कवर आपने केवल 1.25 गुना ही लिया तो मोर्टेलिटी चार्जेस बहुत नाम मात्र के होंगे। तो आपका ज़्यादा का ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और इन्वेस्टमेंट में जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से इस प्लान को सेल किया सकता है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया, मेरे समझ में मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको प्लान समझ में आ गया होगा और आपने देख लिया होगा और आपने समय दिया, प्लान को सुना, तो आपके लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, यदि आप प्लान आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें। इन्हीं बातों के साथ में नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।